डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि हम लोग इस समय कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का भूगोल सेगमेंट समाप्त कर चुके हैं और अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के अगले खंड राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सत्ता की साझेदारी। आज हम इसको एक ही क्लास में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कुछ बच गया तो कल की क्लास में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैं आपको इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बता देता हूं कि आपको इस चैप्टर में सबसे पहली बात पढ़ने का है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि सत्ता की साझेदारी से आप समझते क्या हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सत्ता की साझेदारी से आप लोग समझते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, दूसरा सवाल। मतलब ये सवाल आपसे पेपर में बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, पहला सवाल। और सत्ता की साझेदारी हमारे लिए आवश्यक क्यों है। और यहाँ पर सत्ता की साझेदारी से संबंधित दो प्रमुख देशों के उदाहरण लिए जाएंगे हमारे लिए। एक लिया जाएगा बेल्जियम और दूसरा लिया जाएगा श्रीलंका। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की, श्रीलंका के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की, और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की भी हम लोग बात करेंगे। सत्ता की साझेदारी के कई प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार होंगे हम इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस सत्ता का जो विभाजन है अर्थात साझेदारी है, इसका हम लोग क्षैतिज विभाजन और ऊर्ध्वाधर विभाजन भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभाजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्षैतिज का मतलब है कि एक लाइन है उसी में बांट दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऐसे लाइन है और ऐसे 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 बांटा गया है। जो सबसे ऊपर है ज़्यादा पावरफुल है, नीचे कम पावरफुल, नीचे कम पावरफुल, नीचे कम पावरफुल। लेकिन इसमें क्या है, सबकी पावर सेम सेम है, याद रखिएगा, सबकी पावर सेम सेम है। तो ये होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो हमें इनके बारे में अध्ययन करना है क्योंकि इसके बारे में आपके अंतर पूछा गया है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वास्तव में इस पाठ से नंबर उठाना चाहते हैं तो पूरी क्लास में बने रहिए और क्लास छोड़कर बीच में भागिएगा मत, क्योंकि अगर आप भाग जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर परीक्षा में आप रट कर लिखने जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप लगने लगेगा कि ये चैप्टर कितना आसान है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने सत्ता की साझेदारी की परिभाषा आती है कि आप बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो मैं बोलूं, आप लिखेंगे। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की शासन में भागीदारी होती है। क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। हो जाएगा ना। तो जरा एक बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पावर है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे इस एरिया को चलाने का पूरा पावर आपको दे दिया जाए, तो एक प्रकार से आपको पूरे एरिया की पावर आ गई है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको अच्छे ढंग से चलाऊं और आप पूरे एरिया में विचरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना कुछ पावर जो है कुछ अलग समूहों के रूप में बांट देंगे और आप उन समूहों के माध्यम से कनेक्ट रहेंगे और वो समूह अपने एरिया में उस पावर का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। कुछ हद तक भी स्वतंत्र रह सकते हैं, पूर्ण रूप से भी स्वतंत्र रह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। अर्थात सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कई लोगों के समूह अर्थात जनता से लेकर समुदाय के हाथ में हो, तो उसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द लिखा हुआ है
सत्ता की जो साझेदारी है ये लोकतंत्र का मूल रूप है या लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे सत्ता की साझेदारी होगी ही, याद रखिएगा। किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में लोकतंत्र तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक वहाँ पर सत्ता की साझेदारी है, याद रखिएगा। जैसे हमारे भारत देश को कहा जाता है, भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। इसका मतलब यहाँ पर भी सत्ता की साझेदारी है। तो हाँ, जरूर है। आप कहेंगे कैसे है गुरुदेव? मैं कहूँगा देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक बात हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमारा भारत की एक केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है, तो क्या ये अपने पूरे पावर को अपने ही यूज करती है? नहीं। हमारे देश में जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में राज्य सरकारें भी हैं। क्या है जी? राज्य सरकारें भी हैं। तो ये राज्य सरकारें अपने कुछ काम के लिए स्वतंत्र होती हैं, अर्थात केंद्र सरकार ने अपनी कुछ सत्ता इन राज्य सरकार के हाथ में दे दी है। इसे संविधान के माध्यम से दिया गया, याद रखिएगा। वैसे तो केंद्र सरकार देना ही नहीं चाहेगी, इसे संविधान के माध्यम से दिया गया है। फिर राज्य में भी छोटे छोटे समुदाय हैं, छोटे छोटे समुदाय, जिन्हें आप कहते हैं स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इस बात को। तो क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन में हमारा नगर का आता है और ग्रामीण क्षेत्र का आता है। तो जैसे हमारे ग्राम प्रधान हो गए, जिला पंचायत हो गए, बीडीसी हो गए, ये लोग अपने कुछ काम के लिए स्वतंत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी अर्थात जब पावर कई लोगों और समुदायों के हाथ में होती है तो हम उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लोकतंत्र क्या है, तो अभी संभवतः लोकतंत्र नामक चैप्टर हमको आगे मिलेगा। इसके बाद संघवाद पढ़ेंगे, संघवाद के बाद हम लोग लोकतंत्र पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तो फिलहाल हम सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में ही संभव है। राजतंत्र में या राजातंत्र में, या आप कहें तो निरंकुश शासन में, राजतंत्र या निरंकुश शासन में ये संभव नहीं है। याद रख लीजिएगा, राजतंत्र या निरंकुश शासन में ऐसा संभव नहीं है। याद रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे राजतंत्र है, अल्पतंत्र है, एकलवाद है, निरंकुशवाद है। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, निरंकुशवाद का मतलब क्या है, एक राजा रहेगा, वही सब कुछ करेगा, वो किसी को भी छूट नहीं देगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब जो लोकतंत्र है वह सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र है। याद रखिएगा, मतलब लोकतंत्र में ही सत्ता की साझेदारी संभव है। यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, एक परिभाषा लिखी हुई है, लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है। आप इसको लिख सकते हैं, फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस सुन लीजिए। लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। याद रखिएगा, लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। याद रखिएगा। ठीक। तो बात ये उठा कि सत्ता की साझेदारी क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज का प्रत्येक समूह और समुदाय शासन में भागीदार होता है, शासन में भागीदार होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद सत्ता की साझेदारी की आप परिभाषा लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सत्ता की साझेदारी के लाभ, सत्ता की साझेदारी के लाभ। तो ये आपसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लेने हैं आपको, क्योंकि ये बहुविकल्पीय सवालों में आपसे पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के सवालों में? बहुविकल्पीय सवालों में आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी से क्या फ़ायदा होता है, या सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है, या सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। तो आप आवश्यक क्यों है इसका ये महत्व लिख देंगे तो भी हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, एक प्रश्न आप लिख लीजिएगा, सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, क्यों है। तो लिखेंगे सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं, इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट देखिए,
सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सत्ता की साझेदारी में। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जब श्रीलंका का उदाहरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कैसे सामाजिक समूहों के बीच टकराव हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी नहीं होने के कारण ही वहाँ पे टकराव हुआ था। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। चलिए तो देखिए जरा, यहाँ पर हम कहेंगे सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखती है, राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखती है। उसके बाद सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यक आतंक से बचा जा सकता है, बहुसंख्यक आतंक से बचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये कितना बड़ा देश है, अब इसमें इतने लोग एक जाति के रहते हैं और इतने लोग दूसरी जाति के रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुसंख्यक कहे जाएंगे और इधर वाले लोग अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। तो जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित न करें, इसीलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि इस एरिया में रहने वाला यहाँ पर राज करेगा, इस एरिया में रहने वाला यहाँ पर राज करेगा, और एक केंद्रीय सरकार बनेगी जो दोनों से मिलकर बनेगी, जिसमें कोई भी नियम कानून तभी पास किए जाएंगे जब दोनों समूह के लोग सहमत हों। याद रखिएगा, तो ये होती है सत्ता की साझेदारी। ऐसा उदाहरण आपको बेल्जियम में मिलेगा, खूबसूरत उदाहरण है बेल्जियम इसका, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है। सीधी सी बात है, सत्ता की साझेदारी तब तक है जब तक कि वहाँ पे लोकतंत्र है। जिस दिन लोकतंत्र समाप्त होगा उसी दिन सत्ता की साझेदारी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या दूसरी भाषा में कहें कि अगर सत्ता की साझेदारी कहीं से समाप्त हो गई ना तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इसका मतलब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की जड़ है, याद रखिएगा। इसीलिए उसकी आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखती है, मतलब लोकतंत्र को जिंदा रखती है। तो ये हो गए आपके किसके महत्व, सत्ता की साझेदारी के महत्व और उसकी आवश्यकता पर एक टिप्पणी हो गई। आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपने जान लिया कि सत्ता की साझेदारी क्या है और यह हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है और यह आवश्यक क्यों है। तो इन सब महत्वों को आप उसमें लिख देंगे जिससे उसकी आवश्यकता पता लग जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इस अध्याय से संबंधित कुछ छोटे छोटे शब्दों को समझ लेते हैं जिससे हमें आसानी से ये पाठ समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है बहुसंख्यक, तो दो शब्द सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक, ठीक है। तो बहुसंख्यक क्या है, बहुसंख्यक किसी देश में जिस समुदाय की जनसंख्या अधिक होती है उसे बहुसंख्यक कहते हैं। जिस समुदाय की जनसंख्या अधिक होती है उसे बहुसंख्यक कहते हैं, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है, तो सामाजिक समूह का मतलब है व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका हित एक ही जैसा हो, जिसका हित एक ही जैसा हो और वह एक ही समाज में निवास करता हो, सामाजिक समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सामाजिक समूह कहलाएगा। तो ऐसे ही देखिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, तभी हमको ये पाठ आसानी से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं, आ जाइए देखिए आप लोग। चलिए तो अब शुरू हो जाइए, आपके सामने पिटारा खुल गया है। देखिए सबसे पहला शब्द आपके सामने आता है हित समूह। आपसे ये परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, इसीलिए इनको साथ साथ लिखते भी जाइए। चलिए हित समूह क्या है, हित समूह बोले, लिखिए लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जिनके हित समान होते हैं, लोगों का ऐसा समूह जिनके हित समान होते हैं, हित समूह कहलाते हैं, हित समूह कहलाते हैं। जैसे जैसे किसान संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन। जैसे मान लीजिए मजदूर संगठन, मजदूरों का हित समान होता है, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री में काम करता हो,
मान लीजिए यहाँ पे ABCD 4 फैक्ट्रियाँ हैं, तो अगर इस फैक्ट्री में मजदूरों को कोई सुविधा दी जाती है तो अन्य फैक्ट्री के मजदूर भी उस सुविधा को चाहने का प्रयास करेंगे, अन्य फैक्ट्री के मजदूर भी उस सुविधा को चाहने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, मतलब इनके हित एक जैसे ही हैं चार के चारों के। अगर इनको बोनस मिला तो इनको भी बोनस चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, अगर इनको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिली तो इनको भी चाहिए, इनको भी, इनको भी। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ भी देखिए मजदूर यूनियन का क्या बोलते हैं आंदोलन होता है, मजदूर यूनियन का आंदोलन। जैसे अभी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल किया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, तो वो उनका एक यूनियन था और सबका हित एक जैसा था, इसीलिए सब लोगों ने हड़ताल की हुई थी। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद आगे देखिए किसान संगठन, तो किसानों के हित भी समान होते हैं, चाहे कहीं का भी किसान हो। आपने अभी देखा होगा किसानों के हित में आंदोलन किया गया था राकेश टिकैत के द्वारा, जिन्होंने किसानों के लिए जो आपको बिल आए थे खेती से संबंधित उनको रद्द कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था किसान संगठन के रूप में। तो ये भी आपका एक उदाहरण है। चलिए, तो हित समूह आपने समझ लिया कि जिनके हित एक जैसे होते हैं वो हित समूह कहलाते हैं। अब जब मैं चैप्टर में कहीं हित समूह प्रयोग करूंगा तो मुझे वहाँ पे डेफिनेट करने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए आप दबाव समूह, क्या है ये दबाव समूह? दबाव समूह का मतलब क्या है कि अपने हित को पूरा करने के लिए दबाव डालना। जैसे मान लीजिए कि ये सरकार है, ठीक है, अब उसने कहा कि मैं यहाँ पर कोई काम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर कोई काम करना चाहती हूँ, तो यहाँ का जो समूह था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो समूह था वो नहीं चाहता था कि वो काम यहाँ पर हो, क्योंकि इस काम से उसके अस्तित्व पर खतरा आ रहा था। तो उसने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, हिंसा करना शुरू कर दिया, सरकार के विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दिया, और सरकार ने बल का प्रयोग किया, फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे। तो अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटा रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर हटा रहे हैं। इसका मतलब इस समूह ने अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाला। जैसे अभी वही राकेश टिकैत जी ने आंदोलन किया था बिल वापस लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कृषि बिल वापस लेने के लिए राकेश टिकैत जी ने आंदोलन किया हुआ था। इसका मतलब वो आंदोलन करके सरकार पर दबाव डालना चाहते थे और उन्होंने सरकार को उस बिल को वापस लेने पर मजबूर कर दिया, उस विधेयक को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या निकला कि उन्होंने सरकार पर दबाव डालकर अपना काम कराया, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, दबाव समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दबाव समूह कहलाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें दबाव समूह की परिभाषा आप लिखिएंगे, दबाव समूह की परिभाषा लिखेंगे, बोले ऐसे संगठन जो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। हो जाएगा, ये बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, जो सरकार पर दबाव डालते हैं क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। हो जाएगा ना, जरूर ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए, तो क्या कह रहा है, ये समूह जो है, दबाव समूह जो है, अपने हित के लिए सार्वजनिक नीतियों को भी प्रभावित करने की चेष्टा रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि सरकार ने एक सार्वजनिक नीति लेकर आई सरकार, जिसमें उसने कहा कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक 6 लेन रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 6 लेन रोड बनाएंगे। परंतु इससे जो यहाँ के समूह थे ये लोग बर्बाद हो जा रहे थे, इसीलिए इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और तगड़ा वाला एकदम विरोध करना शुरू कर दिया, हिंसा पर उतारू हो गए, आमरण अनशन करने लगे, मारपीट करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने हिंसा करनी शुरू कर दी, या इन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, हम इस रास्ते से नहीं ले जाएंगे, हम ऐसे लेके जाएंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सरकार इनके दबाव में झुक गई, अर्थात इन्होंने अपने दबाव से अपने हित के लिए, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक सड़क बनती तो कम समय में लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन इतनी दूर बनानी पड़ी, ज़्यादा समय लगेगा नहीं लगेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो ये लोग अपने हित के लिए, क्योंकि इनको अपना हित देखना ना, कि ये लोग समाप्त ना हो, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे।
दूसरों की सुविधा के लिए नहीं सरकार का विरोध कर रहे थे, ये अपने हित के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। और सरकार भी इनसे ही तो बनी है, इसलिए सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और इन्हें विपरीत दिशा से सड़क को ले जाना पड़ा। इसका मतलब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि ये लोग दबाव डालकर सरकार की सार्वजनिक नीतियों को भी बदलवाने का क्षमता रखते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय सरकार क्या है। केंद्रीय सरकार, तो केंद्रीय सरकार क्या होगा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, जिसे संघ सरकार भी कहा जाता है। इसे हम लोग अभी दूसरे पाठ संघवाद में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, दूसरे पाठ संघवाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे देश के लिए जो सरकार है ना, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। इसके द्वारा बनाए गए नियम कानून पूरे देश पर लागू होते हैं या पूरे देश के किसी भाग पर लागू हो सकते हैं, याद रख लीजिएगा। पूरे देश में ये कहीं भी कानून बना सकती है, इसी को हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार। उसके बाद ये लोकतंत्र के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, ठीक है। या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसी शासन व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, जिसमें केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जब तक उनके हित के लिए काम करेगी तभी तक सरकार में बनी रहेगी। मतलब ये लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाएगी और वो तभी तक काम करेगी जब तक लोगों के हित में है। जिस दिन लोगों का हित उससे हटा वो सरकार खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। यही है लोकतंत्र, याद रखिएगा। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप चाइना का उदाहरण इसमें ले सकते हैं, वहाँ का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा अपना नियम कानून ही बना लेता है और कहता है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक राष्ट्रपति रहूँगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग सामुदायिक सरकार के बारे में, किसके बारे में देखेंगे आप लोग, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या है, मतलब जो किसी समुदाय के लिए बनती है, जो किसी समुदाय, अब वो समुदाय क्या हो सकता है, जैसे एक हित समूह, उसे समुदाय के उदाहरण में आप ले सकते हैं। तो ये समुदाय क्या है, एक जैसे बोलने वाले लोग हो सकते हैं या एक जैसे चरित्र वाले लोग हो सकते हैं, ये लोग होते हैं समुदाय, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये लोग होते हैं समुदाय। अब क्या होगा, जब आप सामुदायिक सरकार की बात करेंगे तो सामुदायिक सरकार बोलेंगे यह एक ऐसी सरकार है जो एक ही समुदाय के लोगों के हित के लिए बनती है, एक ही समुदाय के लोगों के हित के लिए बनती है, याद रखिएगा आप लोग। यह एक ऐसी सरकार है जो एक ही प्रकार के लोगों के हित के लिए बनती है, इसे ही हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण बेल्जियम। अभी हम लोग बेल्जियम का अध्ययन करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक शब्द आपका लिखा है सिंहली। तो सिंहली क्या है, श्रीलंका में रहने वाला जातीय समूह है जो कि एक बहुसंख्यक समूह है, अर्थात श्रीलंका की कुल जनसंख्या का 74% सिंहली ही है। ये लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को। किसको मानते हैं जी, बौद्ध धर्म को मानते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ तमिल भी पाए जाते हैं, कुछ हिंदू, ईसाई भी, मुस्लिम भी पाए जाते हैं। जो तमिल होते हैं वो हिंदू ही अधिकतर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए फिर गृह युद्ध क्या कह रहा है, गृह युद्ध। तो गृह युद्ध का मतलब क्या है, जब किसी एक देश के भीतर दो समूहों के बीच हिंसक युद्ध हो जाए, हिंसक लड़ाई हो जाए, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा। दो समूहों के बीच हिंसक युद्ध हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। एक ही देश के भीतर, याद रखिएगा, एक ही देश के भीतर होगा तब होगा ऐसा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए जातीय या एथनिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है तो वो भी ठीक है। अपने यहाँ ही जाति देखिए बनाई गई है, तो हर जाति के लोगों की प्रक्रियाएं अलग अलग है। इस जाति का व्यक्ति ये करेगा, इस जाति का ये करेगा, इस जाति का ये करेगा, ये जाति उससे नहीं मिल सकता है, वो जाति इससे नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब क्या है, ये सब जातीय है, अर्थात एथनिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुसंख्यकवाद, वही कहानी है। जो ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं उसी को हम लोग बहुसंख्यक बोलते हैं। और बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है
कि किसी देश का शासन उस बहुसंख्यक की आवश्यकताओं के अनुसार चलेगा। वहाँ पर अल्पसंख्यकों को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, वहाँ पर अल्पसंख्यकों को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। फिर देखिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? राजनीतिक का मतलब है कि राज्य के समस्त मामलों में सभी व्यक्तियों को समान प्रतिभागिता का अधिकार रहना। ये व्यक्ति है, व्यक्ति कहने का मतलब है कि राज्य में कोई भी काम हो, इसमें किसी भी व्यक्ति को प्रतिभाग करने का अधिकार होना चाहिए, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, उसमें कुछ प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अगर वो एक साधारण व्यक्ति है तो उसे राजनीतिक समानता दी जाएगी, अर्थात चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तो आप इस बात को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। फिर आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का कहने का मतलब है कि जो हमारे आर्थिक सामान है, अर्थात आर्थिक ऑब्जेक्ट हैं, उसका समाज के हर वर्गों में समान रूप से वितरण, उसका समाज के हर वर्गों में समान रूप से वितरण, ठीक है। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि जो हमारा आर्थिक चीज़ है, अर्थात जैसे मान लीजिए हमारे उत्पाद का पैसा जो है अधिकतर मात्रा में तो वो अमीरों के पास ही जाता है, गरीबों के पास कहाँ रहता है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए ये तो भी हमारे यहाँ संभव नहीं हो पाया है। फिर करा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, इसका मतलब सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करना। समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करना, जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर। इसी को हम बोलते हैं सामाजिक समानता। मतलब आप कहाँ पर पैदा हुए हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस लिंग के हो, इससे कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसे ही हम लोग कहते हैं सामाजिक समानता, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है सत्ता पर सरकार की स्तरीय भागीदारी का स्वरूप जो हमारे यहाँ पे है, जैसे सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है। एक आपको यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, संघ राज्य क्षेत्र। इसकी परिभाषा आप जरूर लिख लीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्र शासन का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, अर्थात वह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। शासन का ऐसा क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के क्या होता है, अधीन होता है, संघ राज्य क्षेत्र कहलाता है। बाकी नॉर्मली जो राज्य होते हैं ना, याद रखिएगा, बाकी जो नॉर्मली राज्य होते हैं वो क्या काम करते हैं? नॉर्मली राज्य ये करते हैं कि वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, नॉर्मली जो राज्य होते हैं वो उनको कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, मतलब वो कुछ कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नियमों को ओवरलैप करके आगे जाने लगते हैं तब केंद्र सरकार उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। परंतु जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें केंद्र सरकार सीधे सीधे अपना शासन चलाती है, केंद्र सरकार सीधे सीधे अपना शासन चलाती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, सत्ता की भागीदारी का सांविधिक अभिलेखन, मतलब संविधान में सत्ता की भागीदारी के बारे में क्या लिखा गया है। तो संविधान में सत्ता को बांटने के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। 3 अनुसूचियां, अर्थात भारत में शक्ति को 3 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला बांटा गया आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इसको आप अभी नाम लिख लीजिए। संविधान में सत्ता की भागीदारी से संबंधित 3 सूचियां लिख लीजिए हेडिंग करके। संविधान में सत्ता की भागीदारी से संबंधित 3 सूचियां, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो इसका अर्थ क्या है देखिएगा। संघ सूची का मतलब है इस पर केंद्र सरकार पावर बना सकती है, अर्थात क्या बोलते हैं, शक्ति जो है, अर्थात कोई नियम कानून इस पर केंद्र सरकार बना सकती है। बल्कि जो राज्य सूची होती है इसमें राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र या राज्य कोई भी बना सकता है, केंद्र या राज्य कोई भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ रेलवे है, रेलवे, तो जो रेलवे है, रेलवे के बारे में कोई भी नियम कानून जो होगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। क्या बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। परंतु ध्यान दीजिएगा, जो पुलिस है, पुलिस, जो पुलिस है हमारी, पुलिस,
तो पुलिस के बारे में जो नियम कानून है वो राज्य बनाएगा। क्या बनाएगा? राज्य। जबकि जैसे जनसंख्या, मान लीजिए जनसंख्या, तो जनसंख्या के बारे में कोई नियम कानून पुलिस क्या बोलते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। तो आपके मामले में आया कि अगर एक ही बात पर दो लोग कानून बना दें तो किसका माना जाएगा? तो मैं कहूँगा कि जब एक ही बात पर दो लोग कानून बना देंगे तो उसकी स्थिति में कौन बड़ा होगा? आप बता सकते हैं? केंद्र बड़ा होगा, इसलिए केंद्र का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? केंद्र का। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, पंचायती राज क्या कहा है? वही स्थानीय स्वशासन की 3 शाखाएं जो हैं, ग्राम पंचायत, खंड, समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, खंड, समिति और जिला परिषद, ये ही पंचायती राज कहलाते हैं। पंचायती राज कहलाते हैं। पंचायती राज दिवस हमारे यहाँ 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक अवशिष्ट शक्तियाँ आती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब क्या है? देखिए 3 खंड तो बांट दिए गए, मतलब कुछ लोग को संघ में रख दिया गया, कुछ लोग को राज्य में रख दिया गया, कुछ लोग को समवर्ती में रख दिया गया, परंतु कुछ ऐसे लोग थे जिनको कहीं पर नहीं रखा गया, तीनों में से कहीं नहीं रखा गया। तो जो ऐसे लोग थे उनको कहा गया अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या कहा गया? अवशिष्ट शक्तियाँ। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? अवशिष्ट सूची क्या है? ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है, न ही समवर्ती सूची में है, क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात अवशिष्ट सूची कहलाती है। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है सीधे सीधे केंद्र सरकार को है। किसका है? केंद्र सरकार को। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, अपना जो तीनों नाम लिखे हैं, संघ सूची के अंदर लिख दीजिएगा केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के अंदर लिख दीजिएगा राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के अंतर्गत लिख दीजिएगा केंद्र अथवा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अतिव्यापन के क्षेत्र में संघ सरकार की मान्यता दी जाएगी। किसकी मान्यता दी जाएगी जी? संघ सरकार की मान्यता दी जाएगी। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ नीचे लिख लीजिएगा इंडिकेट करके। अवशिष्ट शक्तियाँ तो लिखेंगे आप लोग ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में और न ही अपवर्ती सूची में। ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में और न ही समवर्ती सूची में, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के रूप में अलग से रखा गया है। इस पर नियम कानून बनाने का जो पूर्णतया अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। हो जाएगा ना? ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ एक शब्द आता है इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, ये तो आपने देख ही लिया है। ये देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। अभी हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ लिखेंगे तो वहीं पे जान जाएंगे। फिर यहाँ पे जो ईलम है, ईलम तमिल भाषा में सरकार के लिए प्रयुक्त शब्द, मतलब तमिलनाडु की भाषा में सरकार को क्या कहा जाता है? ईलम कहा जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। फिर यहाँ पे श्रीलंका के परिचय के बारे में बात कर रहा है, जिससे हमको जानना नहीं है, जब हम बात करेंगे तो वहीं पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे फिर से वही बात आपका लिखा, सामुदायिक सरकार। तो वही कहानी है, एक ऐसी सरकार जो किसी एक भाषाई समुदाय के लोगों के द्वारा चुनी जाए, जिसके पास शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से संबंधित शक्तियाँ हों। शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से संबंधित क्या हों? शक्तियाँ हों। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा था प्रमुख शब्द और उनका वर्णन। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इनमें से कुछ शब्दों को लिख लिया होगा जिन्हें मैंने बोला है, और बाकियों को आपने समझ लिया होगा। और जब ये हमारे सिलेबस में आएंगे आगे, तो हम इन पर भटकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और सीधा सीधा इनको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज मैं सोच रहा था कि इसको समाप्त कर दूं, परंतु आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें किसका उदाहरण? बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण, याद रखिएगा, और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, और फिर ये हमारा चैप्टर कल हो जाएगा समाप्त। ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और ठंडी में जल्दी से उठते रहिए, और दूसरे लोगों को भी मैसेज कर करके उठाते रहिए। चलो चलो क्लास लो, 8 बजे से क्लास शुरू होगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, गुड बाय।